हमें यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है, जिसमें एक नंबर 6 है, सेकंड नंबर 12 है और एक और नंबर n है। और इन तीनों नंबर से जब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम हमें 660 मिलेगा। अच्छा, अब ये जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड करने के लिए या उसके लिए जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 6 को, 12 को और 660 को फैक्टराइज करना होगा। तो 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 हो जाएंगे, 12 के फैक्टर्स 2 स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा 12, और 660 को हम डिवाइड करके इसके सारे प्राइम फैक्टर्स वो लिख लेते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा 3, 3 0, अगेन 2 से डिवाइड होगा 1 6 5, अब ये 3 से डिवाइड होगा 5 5, अब इसके बाद ये 5 से डिवाइड होगा 11 और फिर ये 11 से डिवाइड होगा 1। जब हमें 1 मिल गया तो अब इसकी डिवीजन कंप्लीट हो गई और प्राइम फैक्टर्स हमें मिल गए। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 2 स्क्वायर और इसके साथ 3, फिर इसके साथ एक फैक्टर 5 और फिर एक फैक्टर 11, ये 660 के फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब देखें अगर हम ये दो नंबर्स देखें तो 660 के जो फैक्टर्स यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं वो 2 स्क्वायर और 3 वाला फैक्टर है, और जो फैक्टर मिसिंग है वो ये 2 वाले फैक्टर्स हैं। तो n के लिए जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो ये कि हमें 5 इंटू 11 ये 2 फैक्टर्स चाहिए होंगे। अच्छा, इसके साथ 5 और 11 इन दोनों के साथ आप ऐसे फैक्टर्स भी ले सकते हैं जो कि कॉमन फैक्टर बन जाएं या रिपीट हो रहे हों। तो 5 और 11 के साथ हम एक फैक्टर फॉर एग्जांपल 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, वो अगेन उन फैक्टर्स में से है जो 6 या 12 में आ रहा है। हम इसके साथ 3 भी ले सकते हैं। इसी तरह हम इसके साथ 2 स्क्वायर करके भी 5 इंटू 11 कर सकते हैं। और फाइनली हम इसके साथ 2 स्क्वायर और 3 और 5 और 11 यानी जो असल में 660 के फैक्टर्स हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो अब ये जो थर्ड नंबर था जो मिसिंग था, जिसके साथ 6 और 12 को एलसीएम करके 660 का एलसीएम लाया गया था, उसके लिए ये पॉसिबल वैल्यूज होंगी। यानी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? सबसे पहली वैल्यू 55 होगी, फिर 55 टू ज़ा 110 आ जाएगा, फिर 55 थ्री ज़ा 165 आ जाएगा, फिर 55 फोर ज़ा आपके पास 220 आ जाएगा, फिर उसके बाद 55 फोर ज़ा 220 और 223 ज़ा 660 आ जाएगा। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन और भी हो सकता है, वो ये है कि हम 5 और 11 के साथ 2 स्क्वायर के बजाय 2 कंसिडर करें और एक 3 कंसिडर करें। तो इससे जो आंसर आएगा वो 330 हो जाएगा। तो इस तरह n के लिए ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। जो थर्ड मिसिंग नंबर है जिसके साथ हमने 6 और 12 को कंबाइन करके एलसीएम किया था, उसमें ये सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये अगर क्लियर हो गया है तो बता दें, वरना और कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो आप पूछ लें। जी, तो और कोई इसमें क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ अभी बता दें, फिर हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, या कोई और क्वेश्चन करना है वो देख लेते हैं।
चल ठीक है। तो बस ये इसी तरह का काम आपको करना होगा। अभी तो देखें यहाँ पे दो नंबर से ना 6 और 12, और एक थर्ड नंबर मिसिंग था, एलसीएम बता दिया गया था। इस तरह के और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो जहां कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपने गिवन नंबर्स को और एलसीएम वाले नंबर को फैक्टराइज करना है। तो फिर आपने मिसिंग फैक्टर से अपने काम को शुरू करना है। और बाज़ औक़ात वो ये भी कहते हैं, जैसे यहाँ तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज कहा था, तो हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो ये कहें कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बताएं, तो हम सिर्फ 55 को एज एन आंसर या आंसर स्पेस में लिखेंगे। या वो कहें कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बताएं, तो हम वहाँ पर 660 लिख देंगे। या इसी तरह से कोई सी दो पॉसिबल वैल्यूज बताते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चंस वो इसमें कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। ओके, इसके बाद आप मुझे ये बताएं पहले कि और कोई क्वेश्चन है जो असाइनमेंट में ऐसा था जिसको डिस्कस किया जाए। जी, और कोई क्वेश्चन था इसके अलावा? क्वेश्चन 7, ठीक है। तो इसमें है एट 5:45 PM Ligzin, Khairul and Devi are at the starting point of a 1 kilometer circular path. Ligzin takes 18 minutes to walk one round. Khairul needs 360 seconds to run one round, and Devi cycles 2 rounds in 4 minutes. Find the time when all three of them will next meet. अच्छा, अब देखें स्टार्टिंग पॉइंट पे ये तीनों एक ही जगह पर है ना, सेम प्लेस पर है। हमें ये करना है कि इनकी जो डिस्टेंस कवर करने की इंफॉर्मेशन है उसको कंसिडर करना है, और फिर उसके बाद ये बताना है कि ये तीनों एक पॉइंट पर नेक्स्ट कितनी देर के बाद मिलेंगे। और 5:45 के टाइम से स्टार्ट करके हमें ये देखना होगा कि उस वक्त टाइम क्या हो रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? जी, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ कि जो स्टार्टिंग टाइम हमें गिवन है उनकी वॉक का, वो है 5:45 PM। ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है लिग्जिन, खैरुल एंड देवी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ 1 किलोमीटर सर्कुलर पाथ। तो जो डिस्टेंस इनको कवर करना है वो है 1 किलोमीटर्स। ओके, नेक्स्ट हमें ये भी पता है कि लिग्जिन टेक्स 18 मिनट्स टू वॉक वन राउंड। अच्छा, अब लिग्जिन के लिए है कि शी कवर्स 1 किलोमीटर इन 18 मिनट्स। इन दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से हम लिग्जिन की स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमें खैरुल के बारे में पता है कि नीड्स 360 सेकेंड्स टू रन वन राउंड। अच्छा, सेकंड पर इसके बारे में पता है कि ये 1 किलोमीटर कवर कर लेगा 60 सेकेंड्स में। ओके, और लास्ट हमें पता है देवी के बारे में कि साइकिल्स 2 राउंड्स इन 4 मिनट्स। तो देवी कवर्स 2 राउंड्स, तो 2 राउंड्स में उसका डिस्टेंस 2 किलोमीटर्स होगा, और ये 2 राउंड्स वो कवर करती है 4 मिनट्स में। ओके, देखा कि हमें 60 सेकंड्स नहीं करना बल्कि 360 का टाइम लेना है। ठीक है, सही। तो इसको जो है ना 360 सेकंड्स का टाइम लग रहा होगा यहाँ पर। सही है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 360 सेकंड्स हैं। अच्छा, एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम स्पीड के की वर्किंग के बजाय ना हम इनका जो वन राउंड का टाइम है जो सबको लगेगा उसको हम कंसिडर कर लें।
फॉर एग्जांपल लेक्सिन के लिए जो एक राउंड का टाइम है वो 18 मिनट्स है। इसी तरह खैरुल के लिए जो टाइम है वो ओरिजिनली तो 360 सेकंड्स है, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 60 से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, तो यहाँ पर ये टाइम मिनट्स के अंदर 6 मिनट्स का बन जाएगा। इसी तरह जो थर्ड वाला टाइम है वो आपके पास 4 मिनट्स का है, लेकिन वो ज़ाहिर है 2 राउंड्स का, ये 2 किलोमीटर्स का है। तो अगर मैं एक राउंड का टाइम लूँगा ना तो फिर हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 मिनट्स का टाइम 2 राउंड्स के लिए डिवाइडेड बाय 2, तो इसका जो हाफ टाइम होगा वो एक राउंड के लिए होगा। अब ये जो टाइम मैंने लिखा है ये फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 राउंड है। अच्छा, अब इस 1 राउंड को इस यानी इस टाइम के साथ एक एक राउंड कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट इनकी मीटिंग कब होगी, उसके लिए हम इन तीनों टाइम का, जो कि 1 राउंड का टाइम है, इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम से हमें इनका कॉमन मल्टीपल पता चलेगा, और जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा वहां पर तीनों की मुलाकात हो जाएगी। अब जितने कॉमन मल्टीपल्स आएंगे यानी उतनी दफ़ा इनकी आपस में मुलाकात होती जाएगी। तो जो फर्स्ट इनका दोबारा मीटअप होगा वो एलसीएम वाले वैल्यू पर होगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पर होगा। तो अब देखें, अगर मैं 18 के फैक्टर्स लिखता हूँ तो 18 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा, तो 9 2 18। 6 2 से डिवाइड होगा और फिर 3 से होगा, और 2 का फैक्टर सिर्फ 2 बनेगा। तो अगर हम इनका एलसीएम लिखना चाहें तो उसमें हमें ये देखना होगा कि तीनों में कॉमन जो है उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे यानी 2 को, फिर 3 को भी एक दफ़ा लिखेंगे, और आखिर में एक और फैक्टर है उसको भी लिखेंगे। तो इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 18 मिनट्स। 18 मिनट्स के बाद वो तीनों दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर या दोबारा से उनकी उस स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटिंग हो जाएगी जहां से वो चल रहे थे। ठीक है, तो अब देखें प्रैक्टिकली यहाँ पे क्या होगा। सबसे स्लो जो है ना वो ये लेक्सिन मूव कर रही है, तो ये तकरीबन एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में इसको 18 मिनट्स लग जाएंगे। जब तक ये दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आएगा तो उस दौरान खैरुल कितने राउंड कर चुका होगा, क्योंकि वो 6 मिनट्स में एक राउंड कर लेता है, तो वो 18 मिनट्स तक 3 राउंड्स कर चुका होगा। और सबसे तेज जो है ना वो ये देवी है जो कि साइकिलिंग कर रही है, तो ये 2 मिनट में वो राउंड कंप्लीट कर लेती है। तो जब तक वो लेक्सिन 18 मिनट में अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगी, खैरुल तीसरा राउंड कंप्लीट करके पहुंच रहा होगा और देवी 9th राउंड कंप्लीट करके वहां पर पहुंच रही होगी। तो 18 मिनट्स के बाद तीनों एक साथ वहां पर पहुंच जाएंगे, यानी स्टार्ट होने के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो 18 की इंफॉर्मेशन जो है ना उनकी दोबारा मीटिंग को शो कर रहा है कि वो कब होगी। जी, क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में है Nora and Amira work in different companies. Nora has a day off every 4 days while Amira has a day off every 6 days. Nora last day off was on 29th April while Amira's was 1st May. When will they next have the same day off? Subsequently, how often will they have the same day off? अच्छा देखिए, नोरा की सीक्वेंस ये है कि उसको हर 4 दिन के बाद जो है ना एक ऑफ डे मिल जाता है, सही। और अमीरा की सीक्वेंस ये है कि उसको हर 6 डेज के बाद जो है ना एक ऑफ डे मिलता है। हम देख रहे थे कि नोरा को हर 4 डेज के बाद एक दिन ऑफ मिलता है और अमीरा को 6 डेज के बाद ऑफ डे मिलता है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि व्हेन विल दे नेक्स्ट हैव द सेम डे ऑफ। अच्छा देखें, अगर हम नोरा के लिए काउंट करें यहाँ पर, तो नोरा का जो ऑफ था वो 29 अप्रैल को था। नेक्स्ट उसका डे कब ऑफ आएगा, 30 अप्रैल, फिर 31st होती है ना शायद अप्रैल में, नहीं 31st नहीं होती, फिर 1st 2nd और 3rd।
तो सही है। अब इसके बाद इसका जो डे ऑफ आएगा वो 3 मई को आएगा। अच्छा, उसके बाद इसका डे कब ऑफ आ रहा होगा? 4, 5, 6, 7 को आ रहा होगा। उसके बाद कब ऑफ आएगा? 8, 9, 10, 11 मई को ऑफ आ जाएगा। सही। ये नोरा की कुछ मैंने यहाँ पर डेज लिख लिया। उसके बाद भी अगर हम देखना चाहें तो फिर इसका 15 को ऑफ आ रहा होगा। अच्छा, अमीरा के लिए सीक्वेंस ये है कि उसका जो डे ऑफ आता है वो एवरी 6 डे पर आता है। तो इसका जो डे ऑफ था वो 1 मई था। 1 मई के बाद इसका नेक्स्ट डे कब ऑफ आएगा? 5, 6, 7 को आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट डे कब ऑफ आ रहा होगा? 8, 9, 10, 11, 12, 13 को आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर हम देखना चाहें तो कल में 19 को आ जाएगा एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस चलेगी। अब बताएं कि इन दोनों के लिए जो कॉमन ऑफ डे है वो कौन सा बन रहा है? नेक्स्ट वाला। सही। तो इसका मतलब है कि 7 मई को दोनों का ऑफ डे आ जाएगा। तो हमने सिंपल ये करना है कि जो हमें डेट ऑफ द मंथ बताई गई है उसमें 4, 4 और 6, 6 डेट ऐड करते जाना है, और जहां उनका कॉमन डे आएगा वो उनका सेम डे ऑफ हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद आपको बताना है कि हाउ ऑफन विल दे हैव द सेम डे ऑफ। तो एक के लिए 4 की सीक्वेंस है और दूसरे के लिए 6 डेज की सीक्वेंस है। यहाँ हमें क्या कर लेना चाहिए? एक का ऑफ डे आता है 4th डे पे और नेक्स्ट का आता है 6th डे पर। तो अब इनके कॉमन ऑफ डेज लाने के लिए हमें क्या फाइंड करना चाहिए? सबसे आसान ये होगा कि हम यहाँ पर एलसीएम इसका फाइंड कर लें। सही है। तो आपके पास 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो अगर मैं इसका एलसीएम फाइंड करूंगा तो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आफ्टर एवरी 12 डेज इनका एक कॉमन ऑफ डे आता जाएगा। और ये लॉजिकल भी है। यानी 4th डे इसका ऑफ होगा, फिर उसके बाद 8th डे ऑफ होगा और फिर इसका 12th डे ऑफ हो जाएगा। अच्छा, कॉमन डे के बाद इसका 6th डे ऑफ आएगा दोबारा, और फिर इसका 12th डे दोबारा से ऑफ आ रहा होगा। तो दोनों का जो कॉमन मल्टीपल बन रहा है ना अपने ऑफ डेज की सीक्वेंस के लिहाज से, वो 12 का नंबर बन रहा है। तो एवरी 12 डे इनका एक डे ऑफ आ जाएगा। तो अब देखें आपके पास ये वो था कंबाइन ऑपरेशन ऑन नंबर्स। तो इससे रिलेटेड मैंने सिंपल जो इंटीजर्स या नंबर्स की प्रैक्टिस थी ना वो मैंने यहाँ पर दे दी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है ना हम इसका ज़रा देख लेते हैं, जो एक जगह जिसमें थोड़ी सी ना मिस्टेक हुई थी। तो देखें, अब जैसे ये वाला है ना, -10 माइनस के बाद 12 प्लस -3 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें पावर्स अप्लाई करनी है। तो -3 के स्क्वायर से आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसको हमने 9 कर दिया, प्लस 3 पे क्यूब भी हम यहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो वो 27 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, ये शो कर रही है कि पहले हमें इसको वर्कआउट कर लेना चाहिए। तो आपके पास -10 माइनस ब्रैकेट में नंबर 12 और 9 ऐड होकर 21 बन जाएंगे, फिर प्लस 27। और मैं अब चूंकि सिंगल ही नंबर है तो मैं इस ब्रैकेट को ना लिखूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब करली ब्रैकेट्स ये शो कर रही हैं कि आपको करली ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं ना उनको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो सबसे पहले हमें दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर देना चाहिए, -31 प्लस 27, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 3, -3 यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। डिवीजन के साइन को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लूँ तो वैसे भी हो सकता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 1/3 इसका
आंसर बन जाएगा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर रूट्स को, कि आपके पास स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। देखें, ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो स्क्वायर पावर होती है ना उसको कैंसिल करता है। ठीक है, पावर्स के बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि ये जो है ना रिपीटेड मल्टीप्लिकेशंस को शो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा हुआ है 3 + 3, तो ये जो रिपीटेड एडिशन होती है इसको हम मल्टीप्लिकेशन से शो कर सकते हैं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो रिपीटेड एडिशन होती है। इसी तरह से अगर हमारे पास सेम नंबर रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम पावर के जरिए शो कर सकते हैं, और 3 स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। अब जो स्क्वायर रूट होता है उसका साइन ये होता है, और इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं a पे स्क्वायर रूट लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि a विल हैव अ पावर और एक्सपोनेंट विच विल बी इक्वल टू 1/2। इसी तरह मैंने ये बताया था कि अगर इस रूट के ऊपर कोई नंबर लगा हुआ हो तो ये जो नंबर होगा ये अपीयर हो जाएगा 1 के डिनोमिनेटर में, यानी वो पावर 1/n बन जाएगी अगर nth रूट लगा हुआ है। अब ये जो पावर है ये आपको पता है कि दूसरी पावर्स के साथ में सिंप्लीफाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 9 लिखा हुआ है और 9 के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट का मतलब है ना कि मुझे 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब सबसे पहले मैं 9 को फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो 3 × 3 बनेंगे, और दोनों सेम है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं इसको 3 स्क्वायर से शो कर सकता हूँ। और ये जो स्क्वायर रूट था इसको मैं पहले ही स्टेप के बाद ना यूँ शो कर देता हूँ। स्क्वायर रूट जो था वो असल में 3 × 3⁻² था, तो वो 1/2 अपनी जगह पर होगा। सही है। अब इंडाइसिस की एक प्रॉपर्टी है, हमने पहले भी पढ़ी है, हम आगे चल के ज़रा इंडाइसिस के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी बेस पे जब 2 पावर्स आती हैं तो वो 2 पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और मल्टीप्लिकेशन में फिर अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है, सिंप्लीफिकेशन हो रही है, तो वो एज इट इज़ होगी और आपके पास इसका आंसर 3 बचेगा। तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। सही है। और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल आउट करता है, तो स्क्वायर रूट में जो नंबर लिखा है वो अगर किसी का स्क्वायर है तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने एक नंबर दिया 324। अब 324 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखें, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, हमने 324 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो 2 × 2 और उसके बाद 3 रिपीटेडली 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आप ये कर सकते हैं कि 2 × 2 को 2 स्क्वायर लिख दें और 3 × 3 × 3 × 3 को 3⁻4 लिख दें, और फिर स्क्वायर रूट क्या करेगा, वो इनकी पावर्स को सिंप्लीफाई कर देगा। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है 324 विद इन अ स्क्वायर रूट, इट मीन्स इट इज 324 raised to 1/2, and 324 is 2 square multiplied by 3⁻4 raised to 1/2। अब इंडाइसिस की एक और प्रॉपर्टी है कि फॉर एग्जांपल अगर दो डिफरेंट बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन उन पे एक होल पावर है, तो ये जो a और b का प्रोडक्ट है ना, आप इंडिविजुअल फैक्टर्स पे भी उस होल पावर को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 2 स्क्वायर पर भी होल पावर 1/2 अप्लाई हो जाएगी, और 3⁻4 पर भी होल पावर 1/2 अप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास 2 की पावर में 2 × 1/2 और 3 की पावर में 4 × 1/2, इस तरह ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और यहाँ पर 2 और यहाँ 3 पे स्क्वायर बचेगा। अच्छा, अब आप 2 × 9 और इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लें, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 324 का आंसर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, अब देखें, अगर हमें 64 दिया जाता है
हमें स्क्वायर रूट इस पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम 64 के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर देते हैं। 2 से डिवाइड होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा, फिर ये 2 से होगा, 4, उसके बाद 2 एंड लास्टली 1। तो अब देखें 1 2 3 4 5 6, 6 दफा आया ना 2। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है 2 की 2 के साथ 6 टाइम्स। तो इसे हम अगर पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू 6। और ये जो स्क्वायर रूट है ये किस तरह लिखा जा सकता है, रेज टू 1/2, और दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आपके पास 2 रेज टू 3 बचेगा, सॉरी 3 बना दिया मैंने, 2 बनेगा और रेज टू 3 बचेगा। और 2 रेज टू 3 का मतलब है कि 2 को 2 से आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर क्यूब रूट हम अप्लाई कर दें तो क्यूब रूट में जो होल पावर होगी वो क्या बनेगी, जी 64। पहले तो इसके फैक्टर्स देख लें, वो सेम 2 रेज टू 6 होगा। और ये जो क्यूब रूट है इसमें होल पावर 1/3 बनेगी। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर सिंपल स्क्वायर रूट हो तो 1/2 होती है, और अगर क्यूब रूट पे कोई नंबर लगा हुआ, वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो हमेशा 1/, और डिनोमिनेटर में वो नंबर आ जाएगा, जैसे हमने इस एक्सप्रेशन में देखा था। तो क्यूब रूट आ गया, इसका मतलब है होल पावर में 1/3 आ जाएगा। अब आप इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास यहाँ पर 2 स्क्वायर बचेगा। 2 स्क्वायर से आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि क्या 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सही है। अच्छा, अब सवाल ये कि हमें कैसे पता चला कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमें कैसे पता चला। जी, उसकी उसकी एक ना एक्सप्लेनेशन यूँ हो सकती है, जी उसकी एक एक्सप्लेनेशन यूँ हो सकती है कि परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होता है जिस पे आप अगर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट अप्लाई होने के बाद इट रिटर्न्स एन इंटीजर, और इंटीजर जाहिर है यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा। तो इंटीजर क्या होते हैं, वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। और ये क्यों रिटर्न करते हैं इंटीजर, क्योंकि ये जो नंबर्स होते हैं ना ये किसी इंटीजर का स्क्वायर होते हैं। तो उस इंटीजर को ये फिर आंसर में रिप्रोड्यूस कर देते हैं जब इन पे स्क्वायर रूट अप्लाई होता है। इसी तरह अगर हमने किसी नंबर पर स्क्वायर रूट लगाया, फॉर एग्जांपल हमने 55 पर स्क्वायर रूट लगाया और हमने 55 के फैक्टर्स देखे, वो बन गए 5 इंटू 11। अब चूंकि यहाँ पर पावर्स नहीं है स्क्वायर वाली, तो 5 इंटू 11 इस होल पावर 1/2 को कैंसिल नहीं कर सकेगा। और अगर हम इसका कैलकुलेटर से आंसर फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर पॉइंट्स में आ जाएगा, 7 पॉइंट सम डिजिट्स वो इसके आंसर में आ जाएंगे। तो चूंकि इसने इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं की स्क्वायर रूट अप्लाई होने पर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह आप बताएं कि अगर मैं ये पूछूं कि 64 इज अ परफेक्ट क्यूब, तो क्या 64 परफेक्ट क्यूब है। जी, अच्छा हम ये देख रहे थे कि 64 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो जैसे हमने इसके स्क्वायर के बारे में देखा कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसी तरह आप बताएं कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जी, तो कोई भी गैस कर दें, यस नो कुछ भी कर दें, है ये परफेक्ट क्यूब या नहीं है।
अच्छा ये बताएं, जब हमने 64 पर क्यूब रूट अप्लाई किया था तो आंसर में आपके पास इंटीजर आया था, होल नंबर वैल्यू आई, सही है? तो इसका मतलब क्या होगा कि 64 एक परफेक्ट क्यूब भी है, क्योंकि हमें पता है कि 4 क्यूब से हमें 64 मिल जाता है। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 64 वो हमें 4 रिटर्न कर देता है। जैसे आपने बताया था कि हमें 8 स्क्वायर से 64 मिल जाता है, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 64 हमें 8 रिटर्न कर देता है। तो स्क्वायर रूट अप्लाई होने पे अगर इंटीजर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। क्यूब रूट अप्लाई होने पे अगर एक इंटीजर आंसर आ रहा है, डेसिमल पॉइंट का आंसर नहीं आ रहा, तो वो नंबर भी आपके पास एक परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 324 की एग्जांपल थी। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 784 फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यही करेंगे, ये मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा होमवर्क में, कि हम 784 को पूरा फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। एक और क्वेश्चन है जो अभी हम फॉरन ट्राई कर सकते हैं, वो ये कि गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7056 is 2 raised to 4, 3 square and 7 square. Find the square root of this number. ठीक है, तो हमें एक नंबर गिवन है 7056, इसके प्राइम फैक्टर्स हमें गिवन है 2 raised to 4, इसी तरह 3 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। अच्छा, अब ये इसके फैक्टर्स हैं, ज़ाहिर है ये भी विद इन स्क्वायर रूट आएंगे, और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा कि हम इनके ऊपर एक होल पावर 1/2 अप्लाई करेंगे। अब ये 1/2 पावर जो है ये हर फैक्टर से पे अप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं अभी फ़िलहाल इसको कंप्लीट स्टेप्स के साथ लिख देता हूँ ताकि एक दो दफ़ा हम इसको पूरे प्रोसीजर से देख लें, फिर आगे हम डायरेक्ट भी अगर सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अब ये होगा कि ये जो पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 इंटू 1/2। अच्छा अब बताएं, इससे ये जो आंसर आ रहा है, अगर हम पावर्स अप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 7, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 और 4 ज़ा 84। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब ज़ाहिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर था, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हम पावर्स या इसकी जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे ना उनको भी देखकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी अगर ऐसे फैक्टर्स बन रहे हैं जिनकी पावर वैसी हैं जो कि इस 1/2 पावर को सिंप्लीफाई कर सकती हैं, कैंसिल आउट कर सकती हैं, तो फिर इसका मतलब है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और अगर नहीं है, मिसाल के तौर पर आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि कोई नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स यूं बन रहे हैं, लेट्स से 11। तो अब अगर हमें ये बताना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो हम क्या बता सकते हैं इसके बारे में? क्या ख्याल है आपका, ये अगर हम इस पे रूट अप्लाई करें तो ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा? जी, अगर हम इस पे रूट अप्लाई करते हैं तो रूट अप्लाई करने का मतलब होगा कि आपके पास 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 हो रहा है, और इस पे होल पावर 1/2 अप्लाई हो रही है। वो 1/2 पावर हर फैक्टर पर अप्लाई होगी, तो 3 से भी मल्टीप्लाई होगा 1/2, 5 की पावर 2 से भी 1/2 मल्टीप्लाई होगा, और 11 की पावर भी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये बताएं कि क्या यहाँ पर ये 1/2 जो पावर में हमने लिखा है, क्या ये हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा?
या कुछ जगहों पर ये सिंप्लीफाई होने और कैंसिल आउट होने से रह जाएगा। तो जाहिर है कि यहाँ पर ना 2 की जो पावर है उसमें 1/2 कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो 2 की पावर 3/2 ही रहेगी। 5 की पावर में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है, लेकिन 11 की पावर में भी ये कैंसिल आउट नहीं हो सकेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यूँ लिख लेंगे कि 5 को विदाउट स्क्वायर रूट लिखेंगे। इसी तरह हम स्क्वायर रूट के अंदर एक तो हमें 8 लिखना होगा और साथ साथ स्क्वायर रूट में हमें 11 लिखना होगा। 8 इसलिए लिखना होगा कि ये जो 2 रेज़ टू 3/2 है, ये असल में 2³ रेज़ टू 1/2 बनेगा। जैसे हम पीछे अगर जाएं तो ये इसी तरह था, और 2³ जो है वो 8 हो जाएगा, उस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, आगे स्क्वायर रूट में 11 आ जाएगा। तो आप 8 × 11 स्क्वायर रूट 88 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी पता चल गया हमें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसने इंटीजर रिटर्न नहीं किया। और वो हम पावर्स देख के भी बता सकते थे कि 2³ था, 5 स्क्वायर था, 11 रेज़ टू 1 था। अगर यहाँ पर सारे नंबर्स पे ऐसी पावर होती जो इवन नंबर्स होती और वो 1/2 को कैंसिल आउट कर सकती, तो फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। अच्छा, अब इसी को मैं यूं कहता हूँ कि आपके पास ये नंबर आपको गिवन है, तो हमें ये एक नंबर गिवन है, ये वही फैक्टर्स हैं। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर ना इसको किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और k आप इस तरह सेलेक्ट करें कि ये जो पूरा नंबर है इट मे बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, ये पूरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम k की क्या वैल्यू सेलेक्ट करना चाहेंगे? देखें, यहाँ पर 2³ है, 5 स्क्वायर है और 11 है। इस k की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए हम ऐसे नंबर सेलेक्ट करेंगे कि जिसकी वजह से वो जो पावर कैंसिल आउट नहीं हो पा रही थी ना, 2 की पावर नहीं कैंसिल आउट हो पा रही थी और 11 की पावर कैंसिल आउट नहीं हो पा रही थी, 5 में तो कैंसिल हो रहा था। तो इसका मतलब है कि 5 तो ओके है, 5 में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 की पावर अभी क्यूब है, 3 है, हमें ये चॉइस है कि हम कुछ फैक्टर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम क्या फैक्टर्स ऐड करना चाहेंगे कि जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? जी, अच्छा, फर्ज करें मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका कोई फायदा होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने में? जाहिर है कि नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों 2 आपस में कंबाइन हो जाएंगे और 2 की पावर क्या बन जाएगी? 2/4। अब इस पे अगर आप 1/2 की पावर अप्लाई करते हैं तो वो उसको कैंसिल आउट कर देगा। अच्छा, अब क्या सिर्फ 2 लिखने से और ऐड करने से यहाँ पे एज अ फैक्टर ये पूरा नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? जाहिर है इसमें अभी 11 रहता है, तो हम चाहेंगे कि 11 की पावर में भी कोई ऐसा इवन नंबर हम ले आए जो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो कम से कम हमें यहाँ पर एक 11 भी लिखना होगा ताकि वो 11 और ये 11 कंबाइन होकर नेक्स्ट स्टेप में 11 स्क्वायर बन जाए। बाकी 5 स्क्वायर वो पहले से ऐसी इवन पावर के साथ था कि वो स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर रहा था, और अब अगर हम देखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो 2 की पावर में क्या बचेगा? 2 की पावर में यहाँ पे क्या बच रहा होगा स्क्वायर रूट अप्लाई होने के बाद? 2 स्क्वायर। 5 में क्या बचेगा? देखें, 5 स्क्वायर था, उस पर स्क्वायर रूट अप्लाई हुआ था तो 5 बच गया था, और 11 स्क्वायर था। 11 स्क्वायर, अब अगर स्क्वायर रूट इस पे अप्लाई होगा तो ये 11 रिटर्न करेगा। तो आपके पास 4 × 110 ये आ जाएगा, नहीं सॉरी, 5 11 जो 55 हो जाएगा ना, तो 55 ×
4 और ये आपको 220 आंसर दे देगा। तो इसका मतलब ये कि आपने ये वाले फैक्टर्स ऐड किए थे और ये असल में उस k की वैल्यू बन जाएंगे, यानी आपको 22 यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा अगर आपने इस गिवन नंबर को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। और ये भी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आप देखेंगे बार बार आता है। इसी तरह क्यूब रूट में चेंज करना हो, जो कि आमतौर पे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अगर चेंज करना हो तो उसमें बस हमें इस तरह चेंजिंग करनी होगी कि हर पावर या तो 3 हो जाए या 3 का मल्टीपल बन जाए, ताकि वो जो क्यूब रूट में होल रेज टू 1/3 आता है वो हर फैक्टर में कैंसिल आउट हो सके। जैसे मैंने क्यूब रूट फाइंड करके दिखाया था आपको 64 का, तो क्यूब रूट का मतलब है होल पावर 1/3 आएगी। अब ब्रैकेट में जितने फैक्टर्स लिखे हुए हैं उनकी पावर 3 या 3 का कोई मल्टीपल होना चाहिए ताकि वो उस 1/3 पावर को कैंसिल आउट कर सके और आपके पास एक सिंपल नंबर आंसर में आ सके। जी, यहाँ तक बताएं, क्लियर है? कोई क्वेश्चन? क्यूब रूट देख लें। जब हम 125 का क्यूब रूट करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, बिकॉज 5 क्यूब वाज इक्वल टू 125। और इसी तरह से 216 का क्यूब रूट फाइंड किया गया, 6 आ गया। 2744 का क्यूब रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। 9261 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमें गिवन है, यहाँ पर देखें आपके पास दो प्राइम फैक्टर्स इसके बन रहे हैं, एक है 3 क्यूब और 7 क्यूब। अगर हम इस पर क्यूब रूट अप्लाई करेंगे 9261 पर, तो आप बता सकते हैं आंसर क्या आ जाएगा? 3 रेज टू 3 है, वो पावर का 3 1/3 से सिंप्लीफाई होके कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल 3 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फैक्टर। जी बिल्कुल, वो 7 बचेगा और आपके पास फाइनल आंसर सही का 21 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अगर कहीं ऐसे फैक्टर्स गिवन हैं जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो फिर आप उसमें कुछ फैक्टर्स मल्टीप्लाई करवा के फर्दर उसको आप चेंज कर सकते हैं एक परफेक्ट क्यूब में। एक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट यहाँ नहीं बतानी होती, एक एस्टिमेशन बताना होता है कि इनकी वैल्यू नियरर टू क्या आ रही होगी। तो जैसे स्क्वायर रूट 50 है, इससे नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 49 है और 49 का आंसर 7 आता है, तो इसका भी आंसर अप्रोक्सीमेटली 7 या 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 64 63 के नियरेस्ट जो परफेक्ट क्यूब है वो 64 का नंबर है, तो 63 का जो क्यूब रूट आएगा उसका एक एस्टिमेशन ये कि वो 4 के आसपास होगा। अच्छा, अब बताएं, अगर स्क्वायर रूट है 123 का, इसकी एस्टिमेशन क्या होगी? इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 123 से नियरेस्ट, जी बिल्कुल, परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है ना 121, उसका आंसर आएगा 11। तो हम कहेंगे कि 123 का भी आंसर अप्रोक्सीमेटली 11 या 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सेम 123, इसके नियरेस्ट क्यूब का नंबर कौन सा है? जी, परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है इसके नियरेस्ट? फाइव है, सही। यानी इसके नियरेस्ट जो परफेक्ट क्यूब है, जी बिल्कुल, वो 125 है। 125 का आंसर 5 आएगा, क्यूब रूट ऑफ 125, तो इसका भी आंसर अप्रोक्सीमेटली 5 आ रहा होगा या नियरर टू 5 आ रहा होगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर से आपको ये काम करना आता है। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कैलकुलेटर का यूसेज बताया हुआ है। और देखें, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। ये कह रहे हैं कि 87 इंटू 132 इज इक्वल टू दिस, कंप्लीट दिस सेंटेंस। अगर हमने 87 इंटू 132 के बजाय 88 इंटू 132 कर दिया, तो जो प्रोडक्ट है उसमें कौन ऐड होगा? जी, कौन ऐड हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ
कि 12 या 2 मल्टीप्लाइड बाय 12, इसका आंसर 24 है। जी सही आंसर लिखा। और अगर मैं 3 इंटू 12 कर दूं तो 24 में क्या प्लस होगा? तो जाहिर है ये वाला नंबर जो है ना, ये वंस मोर ऐड हो रहा है। मैंने बताया था ना कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होती है। तो 12 इंटू 2 का मतलब ये होगा कि आपने 12 को 2 दफ़ा ऐड करना है। 12 इंटू 3 का मतलब होगा कि फर्दर एक और दफ़ा आपने 12 को ऐड करना है। तो अगर 132 को 87 से मल्टीप्लाई करके एक आंसर आ रहा था, तो 88 से मल्टीप्लाई करके फर्दर आप 132 इसमें ऐड कर दें, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 उसकी एडिशन बढ़ यानी इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट अगर 7 से मूव करके लेफ्ट पर जा रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, और अगर डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट 132 में और राइट पर आ रहा है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वही सेम आंसर आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। और इसी तरह डिवीजन के केस में क्या होता है वो भी हम देख लेंगे।